हमारा और बचा हुआ है उस पॉइंट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, तो आज का क्लास हमारा हो जाएगा लेक्चर 4 के आसपास। ठीक है, चलिए। हम एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, नोट में हमारा दूसरा पॉइंट है ये, दैट इज पॉइंट नंबर मेरे ख्याल से 3 या 4 हो जाएगा, दैट इज सेंट्रॉइड। ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रॉइड सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रॉइड सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन ए सेम लाइन। ठीक है, centroid circumcenter and orthocenter lies on a same line and centroid divides divides the orthocenter. Centroids divides the orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1। कैसे होता है उस चीज को भी हम लोग देखेंगे, अभी बस सिंपल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें बोला गया है कि सेंट्रॉइड सरकमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर विल लाई ऑन अ सेम लाइन एंड सेंट्रॉइड डिवाइड्स द ऑर्थोसेंटर एंड सरकमसेंटर। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, ठीक है, ये मेरा हो गया ऑर्थोसेंटर, ठीक है, ये मेरा हो गया सरकमसेंटर, और यहाँ पे मैंने कहीं पे ले लिया सेंट्रॉइड। सबसे द फर्स्ट पॉइंट इज centroid orthocenter and circumcenter will lie on the same line and centroid divides the orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1। this one is what, this one is our orthocenter, ये हमारा orthocenter हो गया, ये हमारा circumcenter हो गया, ये हमारा circumcenter, और ये हमारा हो गया centroid। ठीक है, that means centroid orthocenter and circumcenter will lie on a same line and सेंट्रॉइड डिवाइड द ऑर्थोसेंटर एंड सरकमसेंटर इन द रेशियो 2:1। इसका बोलने का मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास ऑर्थोसेंटर एंड सरकमसेंटर का कोऑर्डिनेट दिया जाए तो उसको सेक्शन फार्मूला यूज करके, दैट इज इंटरनल डिवीजन फार्मूला यूज करके मैं सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकता हूं। ठीक है, ये कैसे होता है इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, ऐसा कैसे हो जाता है। मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है, वी आर हैविंग वन ट्रायंगल से ABC। ठीक है, हमने मान लिया हमारे पास एक ट्रायंगल है AB एंड C। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑर्थोसेंटर? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज ऑर्थोसेंटर? वेरी गुड, ऑल्टीट्यूड्स। सो अगर हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ऑल्टीट्यूड वर्टेक्स से पास होगा और ऑपोजिट साइड के परपेंडिकुलर होगा, दिस विल बी आवर ऑल्टीट्यूड। लेट्स नेम इट एज ए AM। ठीक है, और हमारा ऑर्थोसेंटर जो है, ऑर्थोसेंटर कहीं ना कहीं हमारा ऑल्टीट्यूड पे लाई करेगा, ऑर्थोसेंटर जो है हमारा ऑल्टीट्यूड पे ही लाई करेगा, तो इसको मैंने लिख दिया ऑर्थोसेंटर हमारा कहीं ना कहीं ऑल्टीट्यूड पे लाई कर रहा है। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रॉइड। ध्यान से देखिएगा, हमारा सेंट्रॉइड जो है, सेंट्रॉइड क्या होता है? कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन। तो मीडियन जो होगा यहां से जाके कहीं ना कहीं मिड पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक है, इसको हम लोग नाम रख देते हैं, चलिए एन। अब हमारा जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड यहाँ पे कहीं ना कहीं मीडियन पे, किसी ना किसी मीडियन पे ही लाई करेगा। ठीक है, and the third point is circumcenter. And what is circumcenter? Circumcenter is a point of concurrency of perpendicular bisector, और perpendicular bisector जो है वो भी मिड पॉइंट से स्टार्ट करेगा। तो हमारा ये हो गया हमारा सेंट्रॉइड। ठीक है, और हमारा जो भी सरकमसेंटर होगा वो यहीं पे कहीं पे लाई करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ठीक है, दैट इज आवर O। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऐसा हो जाता है कि हमारा ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकमसेंटर जो होता है हमेशा सेम लाइन पे लाई करता है, ये तीनों हमेशा सेम लाइन पे लाई करेगा। ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकमसेंटर सेम लाइन पे लाई करता है। ठीक है, अब जब सेम लाइन पे लाई करता है वो किस तरीके से उस रेशियो को बनाता है, उस रेशियो को कैसे डिवाइड करता है, उस चीज को देखने की कोशिश करते हैं। बट हियर वी कैन सी दैट AM इज आवर ऑल्टीट्यूड। AM जो है वो हमारा क्या है? ऑल्टीट्यूड है। AN जो है वो हमारा क्या है? मीडियन है। AM जो है वो हमारा मीडियन है,
और ओ एन जो है वो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे आपको अच्छे से देखने को मिलेगा, पता चलेगा। ठीक है, ट्राइंगल ए एच जी, हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल ए एच जी हमारे पास एक ट्राइंगल है। दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास जी एन ओ, दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास ट्राइंगल जी एन ओ। ठीक है, क्या आप लोग मेरे को बता सकते हैं कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होता है? एनीवन? व्हेन टू ट्राइंगल्स बिकम सिमिलर? है रेशियो ऑफ corresponding sides equal, yeah, that is on one point. And what is the another point that two triangles to be similar? Angle, that means the two angles will become equal। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा। हम ऐसा ले रहे हैं इन ट्राइंगल ए एच जी एंड जी एन ओ, हम ट्राइंगल ले रहे हैं ए एच जी एंड जी एन ओ। यहाँ पे अगर आप हल्का सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। ठीक है, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दैट इज एंगल ए जी एच विल बिकम इक्वल टू एंगल ए जी एच हो गया ओ जी एन, ओ जी एन। कौन से प्रॉपर्टी से? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दिस टू एंगल विल बिकम इक्वल। द नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिएगा, अगर इसको आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, ए एम एंड ओ एन, ए एम इज पैरेलल टू ओ एन, क्योंकि ध्यान से देखिएगा हमारे पास एक लाइन है बीसी, ए एम जो है वो भी बीसी के परपेंडिकुलर है एंड ओ एन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बीसी, सो देयरफॉर ए एम एंड ओ एन विल बिकम पैरेलल। तो ये हमारे पास हो गया ए एम और ये हमारे पास हो गया ओ एन, दोनों लाइन कैसा है? पैरेलल है। यहां से एक लाइन ऐसे पास हो रहा है ए एन के नाम से। अब ए एन से अगर कोई लाइन पास हो रहा है तो हम बता सकते हैं कि हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। बाय व्हिच प्रॉपर्टी? ऑल्टरनेट। वेरी गुड, तो हमारा जो ये एंगल है और ये एंगल है ये दोनों बराबर होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल एच ए जी विल बिकम इक्वल टू एंगल ओ एन जी बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल में दो एंगल सेम हो गया। किसी भी दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल सेम हो जाता है दैट मींस दिस टू ट्राइंगल्स विल बिकम सिमिलर। ट्राइंगल ए एच जी विल बिकम सिमिलर टू ट्राइंगल जी एन ओ। दोनों ट्राइंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है देन साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। हमें पता है इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो साइड्स क्या क्या आ जाएगा इधर हम लोग को देखने को मिलेगा। हम देख सकते हैं हमारा ए एच और ओ एन, ए एच और ओ एन जो मैं इधर लिख देता हूँ साइड में ताकि मैं देख सकूं। ए एच जो है ओ एन हो जाएगा इक्वल टू, उसके बाद ए जी और जी एन, ए जी जी एन, और उसके बाद हमें आखिरी क्या मिलेगा? जी एच, जी कहाँ गया? जी एच और जी ओ, जी एच और जी ओ, ये सारे साइड हमारे प्रोपोर्शन में रहेगा। ठीक है, अब एक चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंट्रॉइड्स डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। याद है आप लोगों को? याद है कि नहीं है? हाँ, इस चीज को देखिएगा, जी एच जी ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए जी जी एन, ऐसा हो जाएगा। अब ए जी इज टू जी एन कितना आ जाएगा? ए जी इज टू जी एन इक्वल टू 2:1 आएगा, यानी कि ए जी बाई जी एन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/1। ये हम लोग को ऑलरेडी पता है। ठीक है, फ्रॉम द मैंने ये हम लोगों ने क्लास 9-10 में पढ़ते हैं और मैंने पहले आप लोगों को बताया भी है। ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/1 के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स हम इसको देख के लिख सकते हैं, दैट मीन्स जी एच बाई जी ओ, इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा? 2/1 के बराबर आ जाएगा। इम्प्लाइज वी कैन से दैट जी एच इज टू जी ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2:1, जिसमें से जी हमारा क्या है? सेंट्रॉइड है। तो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अगर हमारे पास इस तरीके का एक सिचुएशन है, ठीक है, अगर हमारे पास इस तरीके का एक सिचुएशन है, यहाँ पे हमारा एच है, यहाँ पे हमारा जी है और यहाँ पे हमारा ओ है, तो ये कितना आ रहा है? 2:1 आ रहा है। दैट मीन्स GH is to GO is equal to 2:1, GH is to GO is equal to 2:1। आया समझ में?
तो इसीलिए हम इसकी चीज को बोल सकते हैं, ये चीज हमने जो बताया उस चीज को हमने प्रूव किया, दैट सेंट्रॉइड डिवाइड्स द ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1। आया समझ में? प्रॉपर्टी याद रखना इस प्रॉपर्टी को, ठीक है? याद रहेगा ये प्रॉपर्टी कि नहीं रहेगा? क्या मेरा साउंड क्लियर आ रहा है आप लोग? हाँ, this is for every triangle. This is for each and every triangle. And the next point is, this is the last point related to the centers of the triangle. That is in equilateral triangle. ठीक है, equilateral triangle एक special case हो जाता है, ठीक है? In equilateral triangle, in equilateral triangle, equilateral triangle में हमें क्या पता चलता है कि median, ठीक है, perpendicular bisector, internal angle bisector, ठीक है, median, perpendicular bisector, internal bisector and altitude all are same, ठीक है? इक्विलैटरल ट्रायंगल के केसेस में क्या हो जाता है, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड, सारा का सारा सेम ही लाइन होता है, सारा का सारा सेम ही लाइन होता है। तो अगर हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए, ठीक है, अगर हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए, दैट इज ए बी सी, अगर हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए तो उस इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन, इंटरनेट एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड ऑल्टीट्यूड सारा का सारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड ऑल विल बिकम सेम, ठीक है? तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, सारा सेंटर भी कोइंसाइड करेगा, दैट मींस सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर विल कोइंसाइड, दैट मींस इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, in equilateral triangle, centroid, circumcenter, इन सेंटर, क्योंकि सारा लाइन सेम हो जाएगा तो सारा सेंटर भी सेम हो जाएगा, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ऑल विल कोइंसाइड, ठीक है? सारा का सारा क्या सेम हो जाएगा, यानी कि इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर सारा का सारा जो है वो सेम ही पॉइंट हो जाएगा, इन द केस ऑफ, ओनली इन द केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, नॉट इन अदर केसेस, ठीक है? तो ये हमारे कुछ कुछ पॉइंट हो गए। हम लोग सबसे पहला चीज हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा स्ट्रेट लाइन में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हम लोगों ने बेसिक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, हम लोगों ने बेसिक सेक्शन फार्मूला पढ़ा, ठीक है? डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, सेक्शन फार्मूला पढ़ा, उसके बाद हम लोग डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल्स पे आ गए, यानी कि ट्राइंगल के अलग अलग सेंटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, अभी हम लोग क्या सिर्फ बेसिक चीजें देख रहे हैं, कुछ कुछ चीजें हमारे पास और है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज और है, हम वो सारी चीजें देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे का चीजें कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमें अच्छे से समझने के लिए सारे चीजों को, हमें बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स को जानना जरूरी है। एक और पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल से रिलेटेड, आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, सारे पॉइंट्स हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करना चालू करेंगे, ठीक है? एक पॉइंट हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को पता होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है? मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था कि इफ m1 and m2 are midpoints, if m1 and m2 are midpoints of AB and AC of triangle ABC, then m1 m2 will become parallel to BC and m1 m2 will become half of BC। midpoint formula याद है, line joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side of a triangle and half of it, ठीक है? तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमारे पास एक, इसको याद रखना है, इस बार आईआईटी इसी पॉइंट से एक क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ये सारी चीजें हमें याद रखना है। मैंने बताया था कि आप लोग अगर क्लास 9 10, ओके, इसी को कट रहा है कि बाकी सबको मेरा आवाज कट रहा है? ओके, दैट मीन्स सिर्फ आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस कारण से कट रहा है, अगर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम होता तो सबके पास आवाज कटता, ठीक है? आप देखिए नेट को, चलिए
अगर मेरे पास इस साइड का एक मिड पॉइंट है M1 और इधर एक मिड पॉइंट है हमारे पास M2, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो हमारे पास एक लाइन मिलेगा M1 M2, और ये जो M1 M2 होता है ये हमेशा पैरेलल टू थर्ड साइड, इस साइड के पैरेलल होता है, और यही जो M1 M2 होता है ये क्या होता है, हाफ ऑफ BC भी होता है, इस BC साइड के हाफ भी होता है। ये सारे चीजें आप लोगों को याद रखना है, सारे के सारे चीजें आप लोगों को याद रखना है, याद नहीं रखेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। उसके बाद कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट और था, ठीक है। जैसे पैरेललोग्राम से रिलेटेड हमारे पास कुछ कुछ पॉइंट है, हमारे पास क्वेश्चन आ जाएंगे डायरेक्ट पैरेललोग्राम से रिलेटेड कि ये पैरेललोग्राम है, ऐसा है वैसा है। सो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज पैरेललोग्राम? इज ए क्वाड्रिलेटरल। वेरी गुड। Parallelogram is a quadrilateral in which opposite sides are parallelogram. What is quadrilateral? Polygon with four sides. Very good. So quadrilateral is a polygon with four sides, and parallelogram is a special kind of quadrilateral where opposite sides are parallel and equal. ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं quadrilateral whose opposite sides are parallel and equal. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका ऑपोजिट साइड्स क्या होगा, पैरेलल भी होगा एंड इक्वल भी होगा, तो उस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो इसका अगर हम सिंपल सा डायग्राम देखना चाहें तो पैरेललोग्राम का सिंपल डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ए बी सी डी, यहाँ पे जो भी ऑपोजिट साइड्स होंगे दैट मींस AD एंड BC ये पैरेलल होगा, AD विल बी पैरेलल टू BC एंड AD विल बी इक्वल टू BC, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज AB विल बी पैरेलल टू DC एंड AB विल बी आल्सो इक्वल टू DC, ठीक है। तो ये हमारा सारा का सारा सिस्टम आता है। दूसरा, दुनिया में जितने भी पैरेललोग्राम हैं सारे पैरेललोग्राम का कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होता है, सारे पैरेललोग्राम का कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। एंड दैट प्रॉपर्टीज इज दैट इज पैरेलल, सॉरी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी आता है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। याद रखिएगा, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायरेक्ट लिख ही देते हैं, diagonals of a parallelogram bisect each other, ठीक है। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, दैट मींस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे का मिड पॉइंट से पास करता है, ठीक है। ये अगर M हो गया देन AM will be equal to MC and DM will be equal to MB, यानी कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, opposite angles are equal, that means angle A will become equal to angle C and angle D become equal to angle B। तो ये कुछ पैरेललोग्राम्स के प्रॉपर्टीज हैं। क्या आप लोग मेरे को डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम बता सकते हैं, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स? वेरी गुड। हे, काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या चीजें होता है, ये भी एक पैरेललोग्राम ही है जिसमें ऑल साइड्स आर एट राइट एंगल, ठीक है। ऑल साइड्स आर एट राइट एंगल, जिसमें सारा का सारा साइड किस में होगा, राइट एंगल में होगा। इसको हम लोग ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके का दिखता है, आप लोगों को पता होगा, ये होता है हमारा रेक्टेंगल। इसका नाम रख देते हैं, चलिए A B C
डी। अगर ये पैरेललोग्राम है तो बेसिक प्रॉपर्टी तो सबका फॉलो होगा, दैट इज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। दूसरा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसका कोई उपाय ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी आता है, उसके बाद प्रॉपर्टी क्या आता है, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल, इसका डायगोनल्स भी क्या होता है, साथ ही साथ इक्वल हो जाता है, ठीक है। एक और चीज देखिएगा, एक और चीज इसको नोटिस कीजिएगा। अगर ये मेरा पैरेलल, सॉरी ये मेरा रेक्टेंगल है, ये थोड़ा स्पेशल केस है, ध्यान से देखिएगा। अगर ये मेरा रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में डायगोनल्स क्या होता है, इक्वल होता है। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में डायगोनल्स क्या हो गया, इक्वल हो गया, ए बी सी डी। रेक्टेंगल्स में अगर मैं डायगोनल्स ड्रॉ करूं, रेक्टेंगल का डायगोनल जो होता है इक्वल होता है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी, डायगोनल जो होता है किसी भी पैरेललोग्राम का वो बाइसेक्ट करता है, दैट मींस डायगोनल जो है एक दूसरे का मिड पॉइंट से पास करेगा। अगर दोनों डायगोनल का लेंथ सेम है तो एम बी, ए एम, एम डी और एम सी, ये चारों का चारों क्या होगा, इक्वल होगा। एम ए इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू एम डी। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर एम बी को रेडियस मान के अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, एम बी को रेडियस मान के अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं तो वो सर्कल हमारा सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल बनेगा, ठीक है। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि रेक्टेंगल का किसी भी डायगोनल का मिड पॉइंट से अगर मैं रेक्टेंगल का वर्टेक्स तक अगर मैं डिस्टेंस रेडियस लेके अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं तो वो सर्कल मेरा क्या बनेगा, that is circumscribing circle. That means we can draw a circumscribing circle on a rectangle whose center will be the intersecting point of diagonals, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ circumscribing center of circumscribing circle of a rectangle is intersecting point of diagonal, intersecting point of diagonal, वो जो होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा किसका, डायगोनल का, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज, दूसरा क्या आता है हमारे पास, रोम्बस। दूसरा हमारे पास आता है रोम्बस। रोम्बस जो होता है ये भी एक पैरेललोग्राम है। अगर कोई भी पैरेललोग्राम है तो सिंपल प्रॉपर्टी सबके साथ फॉलो करेगा, दैट इज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। बट इन रोम्बस वी सी दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में क्या होता है, सारा का सारा साइड इक्वल होता है, तो रोम्बस कुछ इस तरीके का दिखता है। रोम्बस में सारा का सारा साइड जो है इक्वल होता है, ए बी सी डी, all sides are equal, AB will be equal to BC will be equal to CD will be equal to DC। रोम्बस में सारा का सारा साइड लेंथ जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रोम्बस। बाकी बेसिक प्रॉपर्टी सब में फॉलो करेगा, दैट मींस ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। देन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज दैट विल बी डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द अदर पैरेललोग्राम्स, दैट इज इट्स डायगोनल आर एट 90 डिग्री। सबसे पहला चीज, the diagonals of a rhombus are at 90 degree, that means diagonal bisect at 90 degree. First one is diagonals of rhombus are perpendicular to each other, ठीक है। रोम्बस का जो डायगोनल होगा वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। दूसरा चीज, जो रोम्बस का डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है। ये रोम्बस का जो डायगोनल होगा वो इसको सेम एंगल में डिवाइड भी करेगा, ठीक है। ये रोम्बस का जो डायगोनल है ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी होता है। आप लोग को डायरेक्टली बोला जाएगा फाइंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द रोम्बस, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें डायगोनल का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। डायगोनल्स are also angle bisector, very important point, diagonals are also angle bisector, ठीक है। तो रोम्बस क्या हो गया, रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम हो गया जिसमें साइड हमारा इक्वल होगा, डायगोनल हमारा परपेंडिकुलर होगा और डायगोनल का जो बाइसेक्ट करता है इंटरनल एंगल्स को, ठीक है। उसके बाद हमारा जो थर्ड हमारा पैरेललोग्राम आता है दैट इज स्क्वायर। हमारा थर्ड पैरेललोग्राम जो आता है दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होगा,
स्क्वायर हमारा हो जाएगा, स्क्वायर जो होता है इट इज एन स्पेशल केस ऑफ रोम्बस। स्क्वायर जो होता है इट इज स्पेशल केस ऑफ रोम्बस। ठीक है, एक बार बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया था आईआईटी में, मैं बताऊंगा अभी। वी कैन से दैट व्हेन sides of rhombus sides of rhombus become perpendicular, then it is square। ठीक है, जब रोम्बस का साइड परपेंडिकुलर हो जाता है तो उस रोम्बस का नया नाम हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। अब स्क्वायर के क्या क्या प्रॉपर्टीज है देखते हैं। अगर हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर सबसे पहले एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम पे क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम पे हमारा ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। दूसरा चीज, इसमें जो डायगोनल है डायगोनल इक्वल भी हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल इक्वल, diagonal are at 90 डिग्री एंड ऑल्सो diagonals are angle bisector। जितना प्रॉपर्टी हम मिला के हो गया रेक्टेंगल और रोम्बस का सब इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स diagonals are equal, diagonals are equal। दूसरा चीज, diagonals are perpendicular, फिर diagonals are also angle bisector, diagonals are also एंगल बाइसेक्टर। डायगोनल जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर भी होगा, सारा का सारा प्रॉपर्टी इसमें आ जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीजें याद रखना है। सबसे पहले याद रखिएगा हमें सारे ट्रायंगल के सेंटर के बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके बाद हमें ये जानकारी होना चाहिए कि सेंट्रोइड जो होता है ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। उसके बाद ट्रायंगल के कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये भी हमें जानकारी होना चाहिए। पैरेललोग्राम के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा पैरेललोग्राम से रिलेटेड, तो सारे जानकारी हमें होना चाहिए कि कितने टाइप्स के पैरेललोग्राम होते हैं, क्या होते हैं। दूसरा चीज मैंने एक बताया था कि आईआईटी में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बड़े ही स्पेशल टाइप ऑफ। एक बार बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, सिंपल सा बढ़िया सा एक क्वेश्चन है। मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तो हमें ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन ए रोम्बस, ठीक है, ऑप्शन बी स्क्वायर, ऑप्शन सी रेक्टेंगल, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्या कोई मेरे को बता पाएगा अगर पैरेललोग्राम का डायगोनल्स परपेंडिकुलर होता है तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? रोम्बस, ए, ओके ओके, दैट इज रोम्बस। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ डायगोनल परपेंडिकुलर है दैट मींस इट इज रोम्बस। ठीक है, अगर हम स्क्वायर को बोलते जाते हैं तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर होने के साथ साथ उसका साइड भी 90 डिग्री होना पड़ेगा, बट सिंपली डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर दैट मींस इट इज अबाउट ऑल द रोम्बस। जितने भी रोम्बस हम देखेंगे सारे रोम्बस में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, दैट इज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तो ये जनरल हो गया, तो हमें हमेशा जनरल सॉल्यूशन देना है, जनरल आंसर देना है अगर कुछ स्पेसिफिक चीजें नहीं बताया गया है तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, इसलिए हम लोग ये पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया था कि सबसे पहले मेरे को कुछ एक दो साइड दे दिया गए थे, सॉरी कोऑर्डिनेट दे दिया गया था, उससे हम डायगोनल निकाल रहे हैं। डायगोनल जब निकाल रहे हैं, डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर आ रहा है। परपेंडिकुलर का कंडीशन है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब डायगोनल हमारा परपेंडिकुलर आ गया तो उस केसेस में हमें बताना था कि ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है वो पैरेललोग्राम कौन सा बन रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है रोम्बस। वेरी गुड, रोम्बस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ चीजें हमें और याद रखना है स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वो क्या याद रखना है? ए एम जी एम। ए एम जी एम आप लोगों को याद है, एरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, याद है कि नहीं है? तो एरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या था कि लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर। अगर मैं दो पॉजिटिव नंबर ले लेता हूं, लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर, देन ए एम विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम। याद है आप लोगों को ए एम क्या होता था?
a प्लस बी बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। याद है कुछ? याद है? ये सारी चीजें याद रखना है, अभी हम आगे यूज करेंगे। मैं सारी चीजें समराइज एक बार कर दे रहा हूँ, फिर जब चैप्टर मतलब हम लोग क्वेश्चन करने लगेंगे तो हमारे पास ये सोचने के लिए समय नहीं रहेगा कि सर ये क्या पढ़ाया था, वो क्या पढ़ाया था। मैं सारी चीजें एक ही बार में आप लोग को नोट डाउन करा दे रहा हूँ। सारी चीजों को याद रखना है। मैंने पहले ही बताया था कि अब 9th-10th में नहीं पढ़े उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन अब अगर अभी नहीं पढ़ेंगे सारा चीज बताने के बाद तो आपको दिक्कत है। ठीक है। सिमिलरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मेरे को 5 नंबर दे दिया जाए ए बी सी डी और ई, तो क्या हो जाएगा? ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम। तो इसमें हमें पता चल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बाई 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ए उसका पावर 1/5। ठीक है, याद है ये सारा चीजें? उसके बाद कुछ चीजें हमें और याद रखना है, उसके बाद कुछ चीजें हमें और याद रखना है, दैट इज साइन रूल एंड कोसाइन रूल। साइन रूल एंड कोसाइन रूल हमें याद रखना है। साइन रूल एंड कोसाइन रूल ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका भी जरूरत हमें है। अगर आपका वीडियो 1 मिनट में बंद हो जाता है तो सारे बच्चे वापस से लॉगिन करेंगे, क्योंकि हमें 2-3 पॉइंट और पढ़ना है, उसको खत्म करेंगे तब हम लोग आज का क्लास खत्म करेंगे, अभी नहीं। अभी हमें और थोड़ी देर पढ़ना है। अगर आपका वीडियो अचानक से ऑफ हो जाता है तो वापस से लॉगिन कीजिएगा। हमें अभी डिटरमिनेंट भी सॉल्व करना देखना है कि डिटरमिनेंट कैसा है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है, साइन कोसाइन रूल सब देखना है। ठीक है, चलिए। साइन एंड कोसाइन रूल जो होता है ये ट्रायंगल से रिलेटेड होता है। साइन एंड कोसाइन रूल जो होता है ये ट्रायंगल से, मैंने शायद पहले भी कहीं बताया होगा, अगर नहीं बताया होगा मेरे ख्याल से बताया हुआ है मैंने बताया था साइन कोसाइन रूल। तो मैंने आप लोगों को साइन रूल एंड कोसाइन रूल बताया हुआ था, याद है कि नहीं आप लोगों को? नहीं याद होगा, भूल गए होंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है, यही गलत बात है, भूलना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, वेरी गुड, ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, चलिए याद है। मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी। मैंने आप लोग को बताया था कि ट्रायंगल का जो ए बी सी कैपिटल लेटर होता है उसको मेनली हम लोग एंगल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और स्मॉल लेटर एबीसी जो होता है उसको हम लोग साइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ए जो होता है वो कौन सा साइड होगा? ए एंगल के ऑपोजिट वाला साइड होगा। बी जो होगा वो कौन सा साइड होगा? बी एंगल के ऑपोजिट वाला साइड होगा। सी जो होगा वो कौन सा साइड होगा? सी एंगल के ऑपोजिट वाला साइड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारा साइन रूल क्या था। ये आपको फिजिक्स केमिस्ट्री हर जगह यूज होता है ये साइन रूल। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला आता है साइन रूल। साइन रूल, साइन रूल जो होता है हमारा, साइन रूल कुछ इस तरीके का होता है। ये हमारे पास आ जाता है साइन ऑफ ए बाई साइड ए इज इक्वल टू साइन ऑफ बी बाई साइड बी इज इक्वल टू साइन ऑफ सी बाई साइड सी। ये हो गया हमारा साइन रूल। ठीक है, अगला हमारा आता है कोसाइन रूल। याद रखना है ये सारा चीजें, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे बहुत सारा, साइन रूल और कोसाइन रूल से रिलेटेड। कोसाइन रूल में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं हमारे ये जो एंगल है ए, इसको मेरे को कॉस एंगल के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, हमारे मान लेते हैं मेरा ए एंगल को कॉस के कॉस ऑफ ए एंगल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके ऑपोजिट वाला साइड लेंगे। इसके ऑपोजिट वाला साइड कौन है? ए। तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे को कॉस ऑफ ए चाहिए तो इसके ऑपोजिट वाला साइड हो गया हमारा ए। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू, ए स्क्वायर जब हमने लिख दिया, हमारा अगला साइड कौन सा बच गया? बी और सी। इट विल बिकम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ऑफ ए। ये हमारा आ जाता है कोसाइन रूल। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मेरे को दूसरा एंगल चाहिए। मेरे को ये वाला एंगल कॉस के रूप में चाहिए, सी वाला एंगल कॉस के रूप में चाहिए। तो सी के ऑपोजिट वाला साइड कौन है? सी। तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू, बाकी साइड कौन सा हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ सी। ठीक है, क्या अगर मेरे को ये वाला एंगल अगर cos के फॉर्म में चाहिए, एनीवन कैन टेल मी व्हाट आई हैव टू राइट? मेरे को क्या लिखना पड़ेगा अगर इस एंगल को cos के फॉर्म में चाहिए तो? cos b, वेरी गुड। तो ये हो जाता है हमारा कोसाइन रूल। ठीक है, तो हमने साइन रूल देख लिया,
ये कैसे आता है, कहां से आता है, उस पर अभी दिमाग नहीं लगाना है, वो सारी चीजें बताऊंगा मैं। अभी बस इस चीज की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ। ये सारी चीजों की हमें जरूरत पड़ेगा, ये डिफरेंट सेंटर्स की हमें जरूरत पड़ेगा, ये हमें डिफरेंट ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में जरूरत पड़ेगा, हमें पैरेललोग्राम्स के बारे में जरूरत पड़ेगा, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जरूरत पड़ेगा, ठीक है। हमें ये क्या बोलते हैं एएमजीएम का जरूरत पड़ेगा, हमें साइन रूल कोसाइन रूल का जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए मैं सारी चीजें एक ही साथ नोट डाउन करा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। एक और चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो होता है हमारे पास कुछ इस तरीके का है। मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। यहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूं, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूं, इसका नाम दे देता हूं ए डी। सबको पता है इस साइड का नाम है ए, इस साइड का नाम है बी, और इस साइड का नाम है सी। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूं, ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आएगा, ट्रायंगल ए बी डी। ये है हमारा साइड सी, ठीक है, और ये है हमारा एंगल बी। अगर मैं cos ऑफ बी लिखूंगा इसमें, cos ऑफ बी, cos इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा कितना हो जाएगा BC, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा कितना C। तो मैं BC को कितना लिख सकता हूँ C cos ऑफ B। D कहाँ है, हाँ D है, सॉरी, यहाँ एंगल D है, ओके। नेक्स्ट ट्राइंगल ADC, मैं ADC वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, अगला ट्राइंगल ADC ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ट्राइंगल ADC, ये वाला साइड का लेंथ कितना है B, ठीक है। तो इसमें अगर मैं cos ऑफ C निकालूं, ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर मैं cos ऑफ C निकालूं, क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हो जाएगा DC, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा B, यानी कि DC इक्वल टू कितना हो जाएगा B cos C, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ए साइड को देखूं, ए साइड जो है हमारा, ए साइड किसके बराबर है, बीसी के बराबर है, और बीसी को मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी आई हैव रिटन समथिंग रॉन्ग, या दिस इज बीडी। तो बीसी को मैं क्या लिख सकता हूं, बीडी प्लस डीसी, बीडी प्लस डीसी। और बीडी का मतलब कितना है, बीडी का मतलब है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साथ में बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, यानी कि जो ए है, ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ध्यान से देखिएगा, ठीक उसी तरीके से अगर मेरे को ए को हम लोग क्या लिख पा रहे हैं, ए को हम लोग लिख पा रहे हैं बी कॉस सी प्लस सी कॉस ऑफ बी, ठीक है। अगर मेरे को बी बोला जाए तो बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा बी हो गया, तो b cos c, हमारे पास a बचेगा, a cos ऑफ c प्लस c cos ऑफ a, ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचा c बचेगा, तो कितना बचेगा a b, यानी कि a cos ऑफ b प्लस b cos ऑफ a, ये होगा। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास आता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। आया समझ में, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। एक और आखिरी चीज हमें जानना जरूरी है, दैट इज डिटर्मिनेंट, ठीक है। एक और चीज हमें जानना जरूरी है, दैट इज नोन एज डिटर्मिनेंट, कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसका मतलब क्या है। डिटर्मिनेंट एक पूरा का पूरा चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा। तो हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए या बेसिक चीजों के लिए हमें बस सिंपल सा चीजें जानना जरूरी है कि डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बस उतना ही। उससे ज्यादा अभी के लिए हमें अभी लिखने की जरूरत नहीं है बाबू, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। ओके, जस्ट क्लास के बाद मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है, देख लीजिए, एक मिनट। ये डी होगा हमारा, ओके। क्या हम लोग आगे बढ़े,
ओके, हो गया, देख लिया आपने? कोई डाउट है पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है आज के लिए, हम लोग उस छोटा सा पॉइंट को खत्म कर लेते हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट। ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, डिटर्मिनेंट का पूरा चैप्टर है हमारे पास। ठीक है, डिटर्मिनेंट नाम से पूरा का पूरा चैप्टर है हमारे पास। तो मैं पूरा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका आपको नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ बेसिक तरीका बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और उसका वैल्यू कैसे निकलता है। हो सकता है कि अगर आपसे कोई सीनियर बच्चा है तो आपको बोल सकता है कि इसको निकालने के तो 4-5 तरीके हैं, आपको सारे तरीके नहीं बताया गया। तो आप लोग भी इस बात को समझे कि हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर जब पढ़ेंगे तब सारा चीजें हम लोग उसमें देखेंगे। अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें जितना जरूरत है हम बस उतना ही जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, डिटरमिनेंट जो होता है इज एन अरेंजमेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट is an array of numbers, trigonometric ratios, ठीक है, variables etc, variables या फिर we can say that algebraic expression etc, ठीक है, placed between two vertical lines, placed between two vertical lines in a square form, in a square form which corresponds to a value। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूं। डिटरमिनेंट जो होता है ये एक अरेंजमेंट होता है जिसको दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखा जाता है, और वह अरेंजमेंट स्क्वायर फॉर्म में होता है। तो स्क्वायर फॉर्म का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। अभी क्लास ले रहे हैं, बोलिए, हम आएंगे बाद। डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट जो है हमारा अरे ऑफ नंबर्स है, अरे मींस अरेंजमेंट। डिटरमिनेंट हमारा अरेंजमेंट है जो दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखा जाता है। ठीक है, दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखा जाता है, जैसे 2 3 4 1 9 6 7 1 5, और स्क्वायर फॉर्म में होता है। स्क्वायर फॉर्म का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर फॉर्म बोलूं, ठीक है, तो स्क्वायर फॉर्म बोलने का मतलब है नंबर ऑफ रोज विल बिकम इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रो जो होगा नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा, नंबर ऑफ रो जो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा। अब इसमें कितने रोज हैं हम लोग देख सकते हैं, इसमें हमारे पास R1 R2 R3 तीन रोज हैं, और यहाँ पे हमारे पास C1 C2 C3 तीन कॉलम है, तो यानी कि स्क्वायर फॉर्म में। कभी भी अगर हम स्क्वायर फॉर्म बोले दैट मींस नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड डिटरमिनेंट इज ऑलवेज ए स्क्वायर फॉर्म। So determinant is a square form. Square form means what? Number of rows equal to number of columns. यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास तीन रो है या तीन कॉलम है, या फिर डिटरमिनेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 1 6 ऐसा। इसमें क्या हमारे पास दो रो है और दो कॉलम है, तो हम कितने भी रो कितने भी कॉलम का बना सकते हैं, लेकिन क्या नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, तभी हमारा डिटरमिनेंट होगा, अदरवाइज वो हमारा डिटरमिनेंट नहीं होगा। आखिरकार ध्यान से समझिएगा, आखिरकार आखिरी लाइन क्या है, which corresponds to a value। आखिरकार डिटरमिनेंट जो होगा वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि हम कुछ भी लिख देंगे, डिटरमिनेंट जो होगा वो एक वैल्यू ही होगा। ठीक है, अब वो वैल्यू क्या होता है, कैसे निकलता है, उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखते हुए जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टू ऑर्डर डिटरमिनेंट लेते हैं। टू ऑर्डर डिटरमिनेंट, टू ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या होता है ये भी बताएंगे। जैसे मान लो 2 3 4 5, इसमें रो भी कितना है, 2 है, इसमें कॉलम भी कितना है, 2 है, तो इसका ऑर्डर इसलिए हम लोग कितना बोलते हैं, 2। जब दो रो दो कॉलम होता है तो उसका ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं टू ऑर्डर डिटरमिनेंट। जो भी टू ऑर्डर डिटरमिनेंट है, मान लिया हमने एक टू ऑर्डर डिटरमिनेंट हो गया, तो डिटरमिनेंट तो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। वो वैल्यू क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, वो वैल्यू होता है, सबसे पहले हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 2 into 5। ठीक है, उसके बाद हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 4 into 3।
उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 माइनस 12 एंड वैल्यू इज इक्वल टू -2। दैट मीन्स ये जो डिटर्मिनेंट हमने बनाया वो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू -2। ठीक है, मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूं छोटा सा। 1 2 5 9, क्या आप लोग मेरे को बता सकते हैं ये कौन से वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा? इसका वैल्यू कितना निकलेगा? -1। वेरी वेरी गुड। 1 इंटू 9 -2 इंटू 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9 माइनस 10, 9 माइनस 10 कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टू ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू, हम ऐसे निकालते हैं। और हमें जो मेन इंपॉर्टेंट जानना है वो थ्री ऑर्डर डिटरमिनेंट, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी थ्री ऑर्डर डिटरमिनेंट ही है, उसके अलावा नहीं। तो ध्यान से देखिएगा थ्री ऑर्डर डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाएगा। थ्री ऑर्डर डिटरमिनेंट, सो थ्री ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या होगा? तीन रो होगा, तीन कॉलम होगा। ध्यान से देखिएगा, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। 1 2 4 6 1 9 7 0 4 ऐसे। तो इसमें क्या है? तीन रो है, तीन कॉलम है, तो इसका नाम हो जाएगा थ्री ऑर्डर डिटरमिनेंट। ठीक है, हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि थ्री ऑर्डर डिटरमिनेंट को कौन से वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है वो कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, इसको सॉल्व करने के तीन चार तरीके हैं, बट अभी के लिए हम लोग सिर्फ एक ही तरीका सीखेंगे जो हमारा काम आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग रो वन ले लेंगे। रो वन में हमारे पास जो भी एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट हम लोग लिख देंगे। रो वन पे मेरे पास सबसे पहला एलिमेंट है 1, दूसरा एलिमेंट है 2 और तीसरा एलिमेंट है 4। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला मेरा कौन सा एलिमेंट हो गया? 1। सबसे पहला मेरा हो गया एलिमेंट 1। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 से जो भी रो पास हो रहा है और जो भी कॉलम पास हो रहा है उन सबको हटा देंगे। तो मेरे पास कितना बचा? 1 9 0 4। तो इसका हम लोग एक टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट बना लेंगे, 1 9 0 4। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली मेरे पास 2 है, तो 2 से जो रो और जो कॉलम बन रहा है उसको हम लोग हटा देंगे। तो मेरे पास कितना बचा? 6 7 9 4। तो इसका हम लोग एक टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट बना लेंगे, 6 7 9 एंड 4। सिमिलरली सिमिलरली मेरे पास 4 है। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास 4 है, तो 4 से पास होने वाला जो भी रो है और जो भी कॉलम है उसको हम लोग हटा देंगे। तो मेरे पास क्या बचा? 6 1 7 0। तो 6 1 7 0 का हम एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में और अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास क्या था? 1 2 4 6 1 9 7 0 4। ठीक है, 1 2 4 6 1 9 7 0 4। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं 1 2 4 6 1 9 7 0 4। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास था 1 था, तो 1 से पास होने वाले सारे रो और कॉलम को हमने हटा दिए। उसके बाद 2 था, 2 से पास होने वाले सारे रो और कॉलम को हमने हटा दिए। उसके बाद 4, 4 से पास होने वाले सारे रो और कॉलम को हमने हटा दिए। यहां तक सबको समझ में आया क्या हुआ? चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग प्लस माइनस एंड प्लस इस तरीके से लिख लेंगे। पहला वाला प्लस, बीच वाला माइनस, फिर आखिरी वाला प्लस। उसके बाद क्या हमें इसका वैल्यू निकालना है? वैल्यू निकालना बड़ा ही सिंपल है, 1 इंटू, ये तो हमारा क्या है? टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 9, माइनस इधर कितना आ गया? 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 9, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6 इंटू, सॉरी इधर क्या 4 भी है एक, ठीक है, प्लस इधर कितना आ जाएगा? 4। 4 कितना आ जाएगा? 6 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना वैल्यू निकल के आएगा? 1 4 आ गया, माइनस 2, 6 4 जा 24, माइनस 63,
प्लस 4 इंटू -7 ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 - 2 इंटू 24 - 63 कितना आएगा? 24 - 63 कितना आएगा जी? 39। 39 ओके। तो 24 माइ हाँ तो 24 - 63 हमारे पास कितना आ जाएगा? -39 प्लस -28 ये आ गया -39। हाँ तो 24 - 63 तो ये हो गया हमारे पास 4। ये हो जाएगा प्लस 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, ये आ जाएगा 78 -28। तो ये आ गया 4 प्लस 880, ये आ जाएगा 50। तो कितना आ गया? 54। आया समझ में? ठीक है। तो ये जो 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, ये 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सा वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा वैल्यू, दैट इज 54। आया समझ में किस तरीके से निकाला गया? एक बार आप लोग देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आएगा। हमारा समय हो चुका है, तो मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं डिटरमिनेंट का, आप लोग सॉल्व करके उसका वैल्यू सेंड कीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। इवैल्यूएट टू आप ऐप में भी सेंड कर सकते हैं असाइनमेंट के फॉर्म में, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं। और जो भी मैंने पीडीएफ सेंड कर पीडीएफ भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप ये है ना, ये जो मैं दे रहा हूं अभी, इसको लिख के भी आप ओके व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं देख लूंगा, उसी में पता चल जाएगा मेरे को कौन। ओके ओके कोई दिक्कत नहीं, आप ग्रुप में भेज दीजिए ना। 236 4 6 12 1 2 0। ठीक है, पहला नंबर 1। नंबर 2 मैं 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। 2 1 2 3 2 6 4 2 4। ठीक है, तो इन दोनों डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कीजिएगा। मैं वीडियो भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा कल की तरह, ये पीडीएफ भी मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो इस पीडीएफ से सारा का सारा आप लोगों को डिटेल लिख लेना है, जो भी चीज पढ़ाया गया। अब जो है, जो बेसिक डिटेल हमको पढ़ना था कोऑर्डिनेट स्टार्ट करने से पहले, वो बेसिक डिटेल हमने सारा पढ़ लिया। अब हम लोग क्या प्रॉपर कोऑर्डिनेट में जाएंगे, स्लोप में जाएंगे, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन पे जाएंगे, ये सारा चीज है। तो उससे पहले हमें बहुत जानकारी जानना जरूरी है। ठीक है, देन थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे।